एक ना वीडियो बना रहा हूँ तुम्हारे लिए, सब बच्चों के लिए। कौन सी वीडियो है ये? थर्ड ईयर के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं आपके, इसमें यानी कि जो सा होता है क्या, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का चैप्टर है ये सारा। इसमें मैं 4-5 चैप्टर डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ इम्पोर्टेंट। ये वीडियो देखना आप सारे बच्चे, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और वीडियो को शेयर और लाइक भी करना, ठीक है। ये देखो, ये पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। एटीट्यूड के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एटीट्यूड होता क्या है। कहता है एटीट्यूड जो सा होता है ना, मे बी डिफाइंड एज द वे ए पर्सन फील अबाउट एनीथिंग इन हिज एनवायरनमेंट। कि अपने इन्वायरमेंट के बारे में एक बंदा कैसा फील कर रहा है, उसको उसका एटीट्यूड बोलते हैं। तो एटीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। तो एटीट्यूड के 3 फैक्टर हैं। देखो, अगर आप किसी चीज़ के बारे में पॉजिटिव सोचते हो तो पॉजिटिव एटीट्यूड है, और किसी चीज़ के बारे में नेगेटिव सोचते हो तो वो क्या है, नेगेटिव एटीट्यूड है। तो आपकी किसी चीज़ के प्रति फीलिंग है, कोई भी चीज़ होती है, सब चीज़ों के लिए नहीं, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए जो फीलिंग है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको एटीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। तो एटीट्यूड जो सा होता है ना बंदे का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एटीट्यूड के 3 फैक्टर हैं। देखो, 3 फैक्टर कौन से हैं? डायरेक्शन है, डिग्री है, इंटेंसिटी है। डायरेक्शन होता है कि आप किसी चीज़ के अगेंस्ट हो या उसके फेवर में हो, डायरेक्शन डिसाइड करती है। अच्छा, डिग्री कितनी है? फेवरेबलनेस है कि आप न्यूट्रल इन एटीट्यूड होते हो। कई बार क्या होता है कि आप किसी चीज़ के वजह से न्यूट्रल हो गए, मेरे को पता नहीं है, पसंद भी है ये चीज़ या नहीं चीज़, है ना। एक इंटेंसिटी होती है कि किसी चीज़ के आप स्ट्रांगली अपोज हो, या यानी कि जो उसका क्या करते हो, माइल्ड उसके अपोज हो। तो इस तरह से देखो, ये एटीट्यूड की बात बताई मैंने आपको। अब ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पेपर में, आपके पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये मैं स्क्रीन शेयरिंग में पढ़ रहा हूँ। एक्सप्लेन द फैक्टर विच शुड बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल अटेम्प्टिंग टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉइज़। मतलब एम्प्लॉइज़ का एटीट्यूड चेंज करने के लिए कौन से फैक्टर आप कंसिडर करोगे। बताओ, आप अपने एम्प्लॉइज़ का एटीट्यूड चेंज करना चाहते हो तो क्या बातें ध्यान रखोगे आप। कि एक मैनेजर हो आप चाहते हो कि आपके एम्प्लॉइज़ का एटीट्यूड ना पॉजिटिव हो जाए। व्हेन द परफॉर्मेंस ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर हिंडर्ड। कि जब कहता है परफॉर्मेंस क्या हो जाती है, जब हिंडर्ड हो जाती है, मतलब मान लो कर्मचारियों का एटीट्यूड अच्छा नहीं है, तो मैनेजर को क्या करना पड़ता है, कुछ चेंज करना पड़ता है बच्चों के या अपने एम्प्लॉइज़ के एटीट्यूड का। तो वाइल अटेम्प्टिंग टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉइज़ द फॉलोइंग फैक्टर्स शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। तो क्या बातें ध्यान में रखोगे अपने एम्प्लॉइज़ का यानी कि एटीट्यूड चेंज करते वक्त, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है 10वां, ठीक है, ये 10वां पढ़ रहा हूँ ना मैं। तो नेचर ऑफ द एटीट्यूड, क्या आप देखो कि कई यानी कि जो सा होता है नेचर होते हैं एटीट्यूड के, सच है सिंपल एटीट्यूड है, मल्टीप्लेक्सिटी है, कंसिस्टेंसी है, एक्सट्रीमनेस है, इंटरकनेक्टेडनेस है ऑफ द एटीट्यूड्स। तो इस तरह से सबसे पहले आपको एटीट्यूड का नेचर समझना है, उसके बाद आपने उसके खिलाफ एक्शन लेना है। फॉर एग्जांपल, इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू चेंज दोज एटीट्यूड विच आर एक्सट्रीम होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि जो माइल्ड एटीट्यूड है तो उसको तो बदला जा सकता है थोड़ा बहुत समझा बुझा कर। तो इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू चेंज दोज एटीट्यूड विच आर ओपनली स्टेटेड एंड टू विच एन इंडिविजुअल इज़ हाईली कमिटेड। मतलब कई एटीट्यूड होते हैं जिसके बंदे पूरा कमिटेड है, नहीं मैं तो ये तो करके रहूँगा, जो मर्जी कर लो आप, तो फिर उसको तो बदलना मुश्किल है। अगर सिंपल एटीट्यूड है बंदे का, माइल्ड एटीट्यूड है, तो उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अच्छा, पर्सनैलिटी होता है एटीट्यूड होल्डर। एटीट्यूड होल्डर की पर्सनैलिटी कैसी है कि वो बंदा सेल्फ इस्टीम वाला है, हाई डिग्री ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ठीक है ना, और डू नॉट एक्सेप्ट द चेंज इन द ईजली बिकॉज दे थिंक देयर एटीट्यूड टू बी मोर करेक्ट। अब कई जो बंदे सेल्फ कॉन्फिडेंस वाले होते हैं, सेल्फ इस्टीम वाले होते हैं ना, उनको अपना एटीट्यूड क्या लगता है, हमेशा सही लगता है। उनको अपना एटीट्यूड क्या लगता है, सही लगता है, और वो जल्दी से नहीं बदलते हैं। अच्छा, नेचर ऑफ द चेंज एजेंट। अब कहता है मैनेजर हु एन्जॉय हाई स्टेटस एंड प्रेस्टीज इज़ बेटर पोजिशन टू चेंज एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉइज़ ऑफ द, ठीक है ना। इफ़ द एम्प्लॉइज़ लाइक द मैनेजर एंड द हैव फेथ इन द, दे आर मोर लाइकली टू एक्सेप्ट द चेंज। अगर मान लो मैनेजर बड़ा स्ट्रॉन्ग है, प्रभावशाली है, तो वर्कर उसकी बात सुनेंगे और अपना एटीट्यूड क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। अच्छा, एफिलिएशन टू द ग्रुप। अब कहते हैं लेस एक्सट्रीम एटीट्यूड ऑफ द इंडिविजुअल्स आर ऑफन एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ द ग्रुप। तो जो लेस एक्सट्रीम एटीट्यूड होते हैं ना, वो यानी कि ग्रुप में जुड़े होते हैं लोग,
तो अगर हम उनके ग्रुप को ही समझा दें पूरे को तो शायद उनका एटीट्यूड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो लेकिन ऐसे एटीट्यूड होते हैं जो लेस एक्सट्रीम होते हैं, ठीक है ना, लेस एक्सट्रीम, ठीक है। इधर ही हाथ रख देना, साइलेंट कर दिया, ठीक है। तो ये देखो मेथड बताए हैं, फैक्टर बताए हैं कि एक तो नेचर ऑफ एटीट्यूड समझो आप पहले, पर्सनैलिटी ऑफ द एटीट्यूड होल्डर देखो कैसा है। अच्छा, नेचर ऑफ द चेंज एजेंट कैसे है कि मैनेजर जो होता है, जैसे चेंज करने वाला बंदा है, मैनेजर चेंज करने वाला बंदा है ना, अगर उसकी पर्सनैलिटी बड़ी स्ट्रांग है तो वो एटीट्यूड बदलवा देगा सामने वाले का। लेकिन अगर खुद ही मैनेजर लल्लू पंजू और सामने वाला बंदा बड़ा स्ट्रांग है, फिर उसका एटीट्यूड चेंज करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, एफिलिएशन ऑफ द ग्रुप, अगर कोई एटीट्यूड वाला बंदा है जिसको हम चेंज करना चाहते हैं वो किसी ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो हम उसके ग्रुप से बात करके ग्रुप में ये बात समझा सकते हैं ना। तो देखो अगला क्वेश्चन है, अब क्या मेथड यूज़ कर सकते हैं एटीट्यूड चेंज करने के लिए। 5वां पॉइंट है, देखो भाई, एक तो प्रोवाइडिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन। भाई कई बार बंदे को ना एटीट्यूड क्यों होता है, गलत एटीट्यूड होता है क्योंकि उसको पूरी नॉलेज नहीं होती। अगर उस बंदे को पूरी नॉलेज दे दी जाए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी जाए, अप्रूवल और डिसअप्रूवल ऑफ पर्टिकुलर एटीट्यूड, और किसी पर्टिकुलर एटीट्यूड का अप्रूवल भी दे दिया जाए कि ठीक है भाई आपकी ये वाली बात तो मानते हैं हम, लेकिन आप इसके बारे में गलत हो, आप ये चीज़ चेंज करो। ग्रुप इन्फ्लुएंस डालो उस पर, पूरे ग्रुप का प्रभाव डालो, उसके मित्रों को समझाओ, उसके ग्रुप को समझाओ, फिर वो उसको समझाएंगे। इंड्यूसिंग एंगेजमेंट इन डिस्क्रिपेंट बिहेवियर, ठीक है ना, इंड्यूसिंग एंगेजमेंट इन डिस्क्रिपेंट बिहेवियर, मतलब उसको इंड्यूस करना है कि वो अपनी बात से टल जाए और अपनी बात को मान जाए कि हाँ वो सही नहीं है, ठीक है ना। तो फियर अपील होती है, डरा कर धमका कर, ठीक है ना, जैसे एंटी स्मोकिंग एडवर्टाइजमेंट हाईलाइट द डेंजर ऑफ द कैंसर टू द स्मोकर। जैसे बंदे का एटीट्यूड नहीं ठीक हो रहा, वो स्मोकिंग नहीं छोड़ रहा, तो उसको डराने का फैक्टर डालेंगे कि देखो अगर तू ऐसा करेगा तो तेरे को कैंसर हो सकता है। ऐसी कंपनी में भी होता है, अगर बंदा अपना एटीट्यूड चेंज नहीं करता तो उसको डराया जाता है कि देख भाई तेरी जॉब जा सकती है, अगर तू ज़्यादा उलझेगा मैनेजर से, तो मैनेजर से उलझेगा तो तेरी जॉब जा सकती है। अच्छा, सिचुएशनल फैक्टर भी होते हैं, कहते हैं द कंटेक्स्ट विच अटेम्प्ट एंड आर मेड change the attitude of the employees also play an important role. How one pick up the message, degree of the cooperation of the group कैसा है, मैनेजर कैसा है, ये सब चीज़ें सिचुएशन के हिसाब से हम एटीट्यूड की बात कर सकते हैं। जैसे मतलब सिंपल बंदा है, उसको आराम से यानी कि ग्रुप प्रेशर डाल के सारे एम्प्लॉयज़ को बिठा के बात करके क्या किया समझाया जा सकता है। तो देखो, एक्सप्लेन मेथड टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड, क्या अपनाएं, क्या तरीका अपनाएं कि कर्मचारियों में पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 11वां, देखो उसको ना सेटिंग चैलेंजिंग टारगेट्स, उसके लिए चैलेंजिंग टारगेट लगाओ। हाई अचीवर्स कैन डिराइव सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द जॉब इफ़ चैलेंजिंग टारगेट आर सेट बिफोर देम, कि जो हाई अचीवर होते हैं ना उनके सामने अगर चैलेंजिंग टास्क रख दो ना तो ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, सड़ते रहते हैं जॉब से। बिल्डिंग पॉजिटिव सेल्फ इस्टीम, वर्करों के बीच में पॉजिटिव सेल्फ इस्टीम रखनी है, तो पॉजिटिव सेल्फ इस्टीम रखने से हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड बनता है। गिवर जनरली हैव ए हायर सेल्फ इस्टीम देन टेकर, कहते हैं जो गिवर होते हैं ना उनकी सेल्फ इस्टीम बहुत ज़्यादा होती है। और देयर फॉर द प्रैक्टिस ऑफ हेल्पिंग अदर इंस्टेड ऑफ सर्विंग सेल्फ इंटरेस्ट कैन बिल्ड पॉजिटिव सेल्फ इस्टीम। ये अपने सेल्फ इंटरेस्ट की बजाय, स्वार्थ की बजाय दूसरों की हेल्प करने से ना हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड बनता है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, चैलेंजिंग टारगेट सेट करने चाहिए। और पॉजिटिव सेल्फ इस्टीम कैसे अपना सकते हैं हम, दूसरों की मदद करके। रोल क्लैरिटी, मैनेजर कैन डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड अमंग हिज एम्प्लॉइज़ बाय क्लियरली डिफाइनिंग द रोल ऑफ द ईच एम्प्लॉइज़। हर एम्प्लॉइज़ का रोल क्लियरली डिफाइन कर दो। अब जब हर एम्प्लॉई का रोल क्लियरली डिफाइन हो जाएगा तो नेचुरल बात है कोई कन्फ्यूज़न नहीं बचेगी, सबके एटीट्यूड सही रहेंगे। रोल क्लैरिटी करते हैं। अच्छा, परफॉर्मेंस फीडबैक जरूर लो कि क्या परफॉर्मेंस रही, क्या रहा, क्या कमी रही, तो इससे एम्प्लॉइज़ को लगता है यार उनको भी पूछा जा रहा है। अच्छा, कर्मचारियों को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करवाओ, उनसे पूछो क्या करना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, पार्टिसिपेट रिवार्ड सिस्टम, कंसिडरेट सुपरविज़न, भी हमें क्या करना चाहिए, रिवार्ड सिस्टम अपनाना चाहिए और इनाम देना चाहिए। कंसिडरेट सुपरविज़न होनी चाहिए, मतलब मैनेजर ऐसा ना हो कि बंदे को हिलने ना दे, ऐसी सुपरविज़न से बंदा फटअप हो जाएगा। तो सुपरविज़न होनी चाहिए लेकिन कंसिडरेट,
मतलब माइल्ड, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आप उसके ऊपर तुल जाओ। अटैकिंग नेगेटिव एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। फिर बंदे को आप हर बात पे रोकते जा रहे हो, टोकते जा रहे हो, तो फिर वो बंदा ढंग से काम नहीं कर पाएगा। तो पॉजिटिव एटीट्यूड बनाने के लिए क्या करना होता है, हमें कंसिडरेट सुपरविजन रखनी होती है ना, ठीक है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे क्रिएट किया जा सकता है। अब 5वें चैप्टर पे आ जाओ, लर्निंग क्या होती है। देखो, व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग, व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग। लर्निंग क्या होती है। देखो, लर्निंग का मतलब होता है लर्निंग इज़ ए चेंज इन बिहेवियर ऑफ ए पर्सन थ्रू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। फिर बंदे का बिहेवियर चेंज हो जाता है एजुकेशन और लर्निंग से, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से, प्रैक्टिस से, एक्सपीरियंस से। बंदा जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करता जाएगा, ट्रेनिंग देता जाएगा, और यानी कि जो होता है क्या, एजुकेशन देता जाएगा, उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। इसी को लर्निंग कहते हैं। सो इट इज़ एन एंड्योरिंग चेंज accompanied by the acquisition of knowledge, skill and expertise। जब बंदे के पास एक्सपर्टाइज आ जाती है, नॉलेज आ जाती है, स्किल आ जाता है, तो उसका बिहेवियर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो डेफिनेशन लर्निंग क्या है, लर्निंग इज लिटरली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट अकर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस और रेनफोर्स प्रैक्टिसेस। तो लर्निंग क्या है, ए लिटरली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। तो लर्निंग एक परमानेंट चेंज है बिहेवियर में, दैट अकर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस और री-इन्फोर्स प्रैक्टिसेस। लगातार बंदे को हम कोई चीज़ सिखाते रहते हैं, प्रैक्टिस करवाते रहते हैं, ट्रेनिंग देते रहते हैं, उसको एजुकेशन देते हैं, तो उसके अंदर ना परमानेंट चेंज आ जाता है उसके बिहेवियर में, लर्निंग आ जाती है उसके अंदर, लर्नेड बन जाता है ना वो। लर्नेड का मतलब क्या होता है, ज्ञानवान, ठीक है ना, एनलाइटेंड। तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। जैसे हमारी समझ भी बढ़ती है, हमारा बिहेवियर चेंज होता है। तो फीचर क्या है लर्निंग के, लर्निंग इन्वॉल्व है चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग में ना बिहेवियर चेंज हो जाता है, और चेंज इन बिहेवियर मस्ट बी रिलेटिवली परमानेंट होता है। और ये किसकी वजह से होता है, लगातार रिजल्ट, एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस करने की वजह से, ट्रेनिंग लेने की वजह से। अब देखो वही डेफिनेशन वही बात ऊपर लिखी हुई है। और लगातार अगर हम एक ही चीज़ को रेनफोर्स करते रहे, रेनफोर्स करना मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बार बार सिखाना। अब सपोज करो कि आपको कोई चीज़ बार बार सिखाई जा रही है, बार बार प्रैक्टिस करवाई जा रही है, तो क्या होगा, बार बार प्रैक्टिस कराने की वजह से आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, आप ठीक हो जाओगे बिल्कुल। तो लर्निंग रिफ्लेक्टेड इन बिहेवियर, आपकी लर्निंग ना आपके बिहेवियर में नज़र आने जाएगी। आपके बिहेवियर में क्या होने जाएगी, नज़र आने। जैसे बच्चे होते हैं, उनको बार बार पढ़ाई लिखाई करते हैं, 8वीं 9वीं में शरारती होते हैं, 10वीं 11वीं में आके थोड़ा सा बिहेवियर उनका और चेंज हो जाता है, और फिर ग्रेजुएशन तक आते आते उनका बिहेवियर और चेंज हो जाता है, और जब जॉब वॉब करने लग जाते हैं तो बिल्कुल ही बिहेवियर चेंज हो जाता है ना। तो ये उनके बिहेवियर में दिखने लग जाता है, महसूस कर सकते हैं कि यहाँ भी अब ये सियाने हो गए हैं। तो लर्निंग आ गई है उनके अंदर, क्या आ गई है, तो लर्निंग परमानेंट चेंज होता है, और बिहेवियर में चेंज आ जाता है। किसकी वजह से आता है, एक्सपर्टाइज, प्रैक्टिस और ट्रेनिंग की वजह से आता है। और यानी कि लर्निंग इज़, यानी कि जो उसका क्या है, रेनफोर्स की जाती है, बार बार उसको सिखाया जाता है ना चीज़। रिफ्लेक्टेड इन बिहेवियर, मतलब लर्निंग का जो प्रोसीजर है ना आपके बिहेवियर में नज़र आता है, ठीक है। अब लर्निंग के प्रिंसिपल क्या है भाई, एक्चुअली बात है, जिसको सिखाया जा रहा है, जिसको ट्रेनिंग दी जा रही है, वो बंदा मोटिवेटेड हो ना, सीखना चाहता हो। देखो वो सीखना चाहता होगा, लर्निंग मस्ट बी मोटिवेटेड टू लर्न, तभी तो सिखाओगे। दूसरा, इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड मस्ट बी मीनिंगफुल, जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है ना वो मीनिंगफुल हो, ऐसे नहीं उल्टा पुल्टा सिखाया जा रहा है उसको, ठीक है ना। लर्निंग मस्ट बी रेनफोर्स। अब लर्निंग एक बार सिखाने से भी नहीं होता कुछ, बार बार रेनफोर्स करना है उसको। जैसे बच्चे के अच्छे बिहेवियर को इनाम देते हैं ना, उसको रेनफोर्समेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे अच्छा बिहेवियर करता है बच्चा तो उसको इनाम मिलते हैं, शाबाशी मिलती है, गिफ्ट्स मिलते हैं, और यानी कि जो है प्रेज़, तारीफ़ मिलती है, और इसी की वजह से फिर वो क्या करता है, दोबारा अच्छा बिहेवियर करता है। तो लर्निंग जो सी होती है ना, रेनफोर्स करनी चाहिए। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल, वेल ऑर्गेनाइज मटेरियल हेल्प द ट्रेनी रिमेंबर ईजी द थिंग टॉट टू हिम। तो मतलब मटेरियल जो यूज़ किए जा रहे हैं सिखाने के लिए, वो वेल ऑर्गेनाइज होने चाहिए। किताबें, नोट्स, चीज़ें वेल ऑर्गेनाइज हो। जब सारे वेल ऑर्गेनाइज तरीक़ों से आपको सिखाया जाता है ना, तो आप जल्दी याद करते हो, जल्दी समझते हो। फीडबैक आप लर्निंग जरूर लेनी चाहिए। जब भी आप किसी चीज़ को सिखाओ तो उसकी फीडबैक जरूर हो कि हाँ भाई क्या समझ आया। तो लर्निंग मतलब चेंज इन बिहेवियर। और बिहेवियर कैसे चेंज आता है, ट्रेनिंग से, स्किल से, एजुकेशन से, प्रैक्टिस से, एक्सपर्टाइज से आपका ये चेंज परमानेंट होता है, और ये दिखता भी है आपके बिहेवियर में ना। फैक्टर जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, बताना कौन से फैक्टर है जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। मेंटल सेट ऑफ द लर्नर,
कि जो लर्नर है उसका मेंटल सेट कैसा सेटअप है, उसका मोटिवेशन कैसी है उसकी। अगर बंदा हाईली मोटिवेटेड है, ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, तो क्या करेगा, अच्छे काम करेगा। लर्निंग मटेरियल कैसा है, अगर लर्निंग मटेरियल बढ़िया है, इंटरेस्टिंग है, तो जल्दी सीखेगा। एनवायरनमेंट कैसा है, एनवायरनमेंट भी बहुत असर पड़ता है। अच्छे एनवायरनमेंट में आप लर्निंग करते हो तो आप अच्छा सीखते हो। प्रैक्टिस, आप कितनी प्रैक्टिस करते हो किसी चीज़ों की, ठीक है ना। तो लर्निंग की ना 4 थ्योरी बता रखी है इसके अंदर। क्या थ्योरीज है, क्लासिकल कंडीशनिंग है, ऑपरेंट कंडीशनिंग है। क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है, इट डील विद द एसोसिएशन ऑफ वन इवेंट विद द अनदर डिजायर्ड इवेंट रिजल्टिंग इन द डिजायर्ड बिहेवियर और लर्निंग। भी एक इवेंट को दूसरे इवेंट के साथ ना क्या कर देते हैं, एसोसिएट कर देते हैं। इससे आपका जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग इज टाइप ऑफ कंडीशनिंग वेयर एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड टू सम स्टिमुलस दैट वुड इनवेरिएबली प्रोड्यूस सच एज रिस्पॉन्स। तो क्लासिकल कंडीशनिंग पुरानी तरीका है ये। जैसे मान लो क्लीनलीनेस ड्राइव है, वाज लॉन्च इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल में टू प्रिपेयर फॉर द इंस्पेक्शन बाय द ऑफिशियल ऑफ द हेल्थ मिनिस्ट्री। The nurses and the other staff showed great attention to their duties. Such attention continued whenever the cleanliness drive was carried out in the hospital, even though there was no inspection by the health ministry of the officials. मतलब जैसे मान लो एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ जोड़ देते हैं कि बोल दिया ऐसी स्टाफ वालों क्योंकि आज ना इंस्पेक्शन होना है, सफाई भी करनी है और मरीजों का ध्यान भी सही रखना है। आज आने वाली है टीम, इतनी खबर फैलते ही सारे अच्छा काम करने लग जाएंगे अपने आप ही, सफाई अच्छी हो जाएगी। तो इसको कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, भले ही इंस्पेक्शन नहीं होना था, हम ही बोल दिया। तो क्लासिकल कंडीशन रिप्रेजेंट ओनली ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द टोटल ह्यूमन लर्निंग, इससे लर्निंग भी हो जाएगी। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होती है, ऑपरेंट रेफर टू द बिहेवियर दैट प्रोड्यूस इफेक्ट। स्किनर ने कहा था थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग द थ्योरी ऑफ एडवोकेट दैट इंडिविजुअल एमिट रिस्पॉन्स दैट आर रिवार्डेड एंड वुड नॉट एमिट रिस्पॉन्स दैट आर आइदर नॉट रिवार्डेड और आर पनिश्ड। इंसान जो उनसे होता है ना वही काम करता है जिसमें उसको रिवार्ड मिलने वाला होता है, और वो कामों से दूर रहता है जिससे उसको पनिश होने वाला होता है। देखो हम 99% लोग क्राइम से दूर रहते हैं, क्यों रहते हैं, भाई उनको पता है हमें पनिशमेंट मिलेगी, हमें सज़ा मिलेगी, समझ आ रही है। तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग है। स्टिमुलस सिचुएशन होती है और बिहेवियर रिस्पॉन्स होता है टू सिचुएशन, कंसिक्वेंस ऑफ द रिस्पॉन्स टू द पर्सन। तो बंदे को पता होता है कि यहाँ भी मेरे इस रिस्पॉन्स से क्या कंसिक्वेंस आने वाले हैं। बिहेवियर रिस्पॉन्स होता है सिचुएशन का, स्टिमुलस सिचुएशन होती है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग इज़ ए पावरफुल टूल फॉर द मैनेजिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को मैनेज करने का ना बहुत अच्छा तरीका होता है ये। लोगों को बता दिया जाता है कि हाँ भी ये काम करोगे तो सज़ा मिलनी है, पनिशमेंट हो जाएगी, फाइन हो जाएगा और रेस्ट्रिकेट हो जाएगा हफ्ते के लिए, क्या समझ। और अगर जो है ये काम करते हो, बढ़िया बिहेवियर दिखाते हो, तो प्रमोशन मिल सकती है, सैलरी हाइक मिल सकता है, जल्दी जल्दी उस सीट पे बैठ जाओगे आप जितना अच्छा काम करोगे, है ना। तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग है। एक होता है कॉग्निटिव लर्निंग। कॉग्निटिव लर्निंग रेफर टू द इंडिविजुअल आइडियाज़, थॉट, नॉलेज, इंटरप्रिटेशन, अंडरस्टैंडिंग अबाउट हिमसेल्फ एंड द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के बारे में लोगों को क्या करना, बताना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक है, एक मिनट फटकाओ मत, वीडियो बन रही है, बैठो, ठीक है। क्या बताओ कॉग्निटिव लर्निंग का मतलब क्या होता है, बताओ। कॉग्निटिव लर्निंग का मतलब बताया मैंने कि जब बंदा अपनी नॉलेज सीखता है, अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, अपनी अंडरस्टैंडिंग से सीखता है और आइडियाज़ देता है अपने। तो अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव थ्योरी लर्निंग एन ऑर्गेनिज्म learn meaning of the various object and event and learn response depend upon the meaning assigned to stimuli। तो देखो इतनी सारी चीज़ें हमारे आसपास होती रहती हैं। तो कॉग्निटिव थ्योरी में हम क्या करते हैं, खुद ही चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं, मेमोराइज़ करते हैं, रिट्रीव करते हैं और उसी हिसाब से बिहेव करते हैं। रिस्पॉन्स लर्निंग सीखते हैं हम। जैसे मान लो आप ऑफिस में जाते हो तो ऑफिस में कई तरह का बिहेवियर करके आप क्या करते हो, लोगों को बिहेवियर करता हुआ देख रहे हो, आप उनको आप खुद ही सीख रहे हो ना। अब छोटा बच्चा खुद ही सीखता है ना बिहेवियर करना, नहीं सीखता। उसे पता है ये मैंने गलत काम किया था, मम्मी ने थप्पड़ मारा, और ये काम मैंने नहीं किया, अच्छा किया था तो मम्मी ने मेरी तारीफ़ की। तो ये उनको सिखाया नहीं जा रहा, ये अपने आप हो रहा है आसपास के लोगों को। अच्छा, बड़े भाई बहन को देखते हैं, बड़े भाई बहन के साथ क्या हुआ था, उसको बड़ी मार पड़ी थी, उसने पैसे चुराए थे। अब वो समझ गया कि पैसे चुराए में बड़ी मार पड़ती है, अब दोबारा नहीं चुराएगा। ये कॉग्निटिव लर्निंग है, छोटा चुराएगा नहीं अपने आप ही, है समझ। बड़े को पिटता हुआ देख लिया। तो इस तरह से यानी कि जो ऑफिस में
दूसरों को देख के हम सीखें। ऐसे सोशल लर्निंग भी कहते हैं इसको। देखो, सोशल लर्निंग इज लर्निंग अचीव थ्रू द reciprocal interaction between the people, behavior and the environment. Social learning theory emphasizes that people acquire behavior by observing and imitating other in social setting. हाँ वही है, सेम है लगभग। इसमें अपना दिमाग लगाते हैं हम ऊपर वाले में, कॉग्निटिव लर्निंग में। जबकि सोशल लर्निंग में हमारे आसपास जो हो रहा है ना, उससे हम देखते रहते हैं, दूसरों को इमिटेट करते हैं, हम नकल चलाते हैं उनकी। उसने ये किया था तो मैं भी यही करता हूँ। अभी देखो आप रेड लाइट पे, एक ने रेड लाइट पार की ना, दूसरे भी चल पड़ते हैं एकदम सारे। एक कोरे तोड़ेगा 10 उसके भी अपने चल पड़ते हैं और सारे ही चल पड़ते हैं फिर। तो कुल मिला के नहीं, देखो क्या है, ये सोशल लर्निंग है। समाज में जैसा हो रहा है वैसा करते रहेंगे लोग। जैसे अब हम अपने आप को, मन को भी समझाते हैं हम, यार सारे छोले भटूरे खा रहे हैं, मैं भी खा ही देता हूँ। बताओ, मतलब कुल मिला के नहीं कि जो क्या पता है हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, यार सारे खा रहे हैं, मैं भी खा देता हूँ। अब ये क्या है, सोशल लर्निंग है। फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन लर्न फ्रॉम अदर दैट फायर कॉज बर्न्स, इट इज़ नो नेसेसरी फॉर हिम टू टच द फायर। दस द पीपल लर्न थ्रू द ऑब्जर्वेशन एंड डायरेक्ट एक्सपीरियंस। सोशल लर्निंग कैन ऑल्सो टेक प्लेस, मॉडलिंग और वाइकेरियस लर्निंग भी होती है, सिम्बलिज्म भी होता है, सेल्फ कंट्रोल भी होता है। इनसे भी हम सीखते हैं बड़ा कुछ। इस तरह देखो काफ़ी सारे 4 मेथड बताए हैं लर्निंग के। कौन से बताए हैं? एक बताया है क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसमें ना एक इवेंट को दूसरे इवेंट के साथ जोड़ के आपको बताया जाता है कि ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, कॉज एंड इफेक्ट बताया जाता है, उससे आप चीज़ों को सीखते हो। फिर एक होता है ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसमें सारा सब सज़ा का प्रावधान होता है और हमें पता होता है कि भाई ये गलत काम करते ही हम क्या करते हैं, हमें सज़ा मिलेगी, और ये काम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा। और कॉग्निटिव में अपना दिमाग चलाकर अपनी अंडरस्टैंडिंग से, इंटरप्रिटेशन से अपने आप ही इंटरप्रेट करते हैं चीज़ों को, और उससे हम सीखते रहते हैं अपने आप ही। ठीक है। सोशल लर्निंग क्या होता है, हमारे सामने बड़ी सारी घटनाएं घट रही हैं और हर घटना जो होती है हमें कुछ सिखा रही है, तो वो सोशल लर्निंग है समझ। अब आता है क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग, तो बताई थी मैंने। रीइंफोर्समेंट क्या होती है, 5वां क्वेश्चन है। अभी मैंने बताया रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को मजबूत करना, पक्का करना। कैसे? अगर कोई अच्छा व्यवहार करेगा तो उसको इनाम दे दिया मैंने, तो रीइंफोर्स कर दिया, उसके अच्छे व्यवहार को मजबूत कर दिया मैंने कि तू ऐसा करेगा ना, अब वो बार बार करेगा इनाम के चक्कर में। तो रीइंफोर्समेंट कहते हैं इसको। रीइंफोर्स मीन्स एनीथिंग दैट स्ट्रेंथन रिस्पॉन्स प्रीसीडिंग इट एंड इंड्यूस रिपीटेशन ऑफ द रिस्पॉन्स, कि ऐसी चीज़ जो किसी रिस्पॉन्स को क्या करे, मजबूत करे और रिपीट करने के लिए उसको मजबूर करे, तो रीइंफोर्समेंट है। रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसे मैनेजर में गिव ए सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन देते हैं हम लोगों को, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है कि हाँ भी बंदे ने अच्छा काम किया, उसको तारीफ का पत्र दे दिया, एक उसकी फ़ोटो लगी रहेगी हफ्ते तक बेस्ट परफॉर्मर के नाम पर। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट सज़ा दी जाती है। फैक्ट्री सुपरवाइजर मे गिव वार्निंग टू वर्कर हु इज़ नॉट यूज सेटिस्फैक्ट्री सेफ्टी डिवाइसेस, उसको वार्निंग दे सकता है, भाई तू मरेगा, हमें ही मरवाएगा, ठीक है ना, जॉब जाएगी तेरी, तो अगर ये यानी कि सेफ्टी डिवाइसेस यूज़ नहीं करता, ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। पनिशमेंट क्या होती है? व्हेन इम्प्रॉपर बिहेवियर ऑफ द सबऑर्डिनेट, जो नेगेटिव कंसिक्वेंसेस लेके आता है, उसको जब सज़ा दी जाती है तो फिर वो बंदा क्या नहीं करता, दोबारा वो काम नहीं करता, ठीक है ना। तो इस तरह से देखो काफ़ी तरह के रीइंफोर्समेंट हैं। प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन पनिशमेंट जो सा बहुत ज़रूरी होता है कि अननेसेसरी अनडिज़ायरेबल बिहेवियर बंदे का है, तो यानी कि जो सा उसको नॉट द पर्सन टू अवॉइड रिवेंज, पनिश करना भी सही नहीं होता ज़्यादा, क्योंकि उसमें रिवेंज का मुद्दा आ जाता है, रिवेंजफुल होते हैं कई लोग। तो एक होता है एक्सटिंक्शन, इट इज़ आल्सो नो एज डू नथिंग स्ट्रैटेजी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए डिसरप्टिव एम्प्लॉइज हु पिक फाइट्स एंड अपरेंटली पनिश बाय द सुपरवाइजर मे कंटिन्यू टू द डिसरप्शन। बाय इग्नोरिंग सच एन एम्प्लॉई, अटेंशन इज विदहेल्ड एंड सच अनडिज़र्व्ड बिहेवियर विल इवेंचुअली डिसअपियर। एक्सटिंक्शन भी होती है एक तरीका, ये भी होता है। क्या होता है कि जब बंदे अनडिज़ायरेबल बिहेवियर करते हैं तो उसको कुछ टाइम के लिए इग्नोर कर दो, देखते हैं कि अपने आप ठीक होता नहीं होता। जैसे बच्चा होता है, जानबूझ जिद करता है, रोता है, तो 2 तरीके हैं, या तो हम उस पर परेशान हो जाए उसकी इस बिहेवियर से, उसको जो मांग रहा है दे के दे दें, तो बच्चे को पता लग जाएगा कि यार ये रोने से, चिढ़ने से, दरवाजे बंद करने से नहीं, मेरे को चीज़ें दे के दे देते हैं। तो एक तरीका ये भी कि इग्नोर कर दो उसको, कि भाई तू बंद होना है, कमरे में बंद हो जा, रोना है रो ले भाई, चिल्लाना है चिल्ला दे भाई, हम पे तो कोई असर नहीं हो रहा। 2 दिन बाद देखेंगे वो ठीक ही हो गया, तुम्हें बताएगा कोई इन पर असर नहीं पड़ रहा माँ बाप पे।
तो ये एक्सटिंक्शन है, ये भी तरीका है क्या करने का, रीइंफोर्स करने का, है समझ। तो रीइंफोर्समेंट समझ आता है। और छठे चैप्टर पे आ जाओ, परसेप्शन क्या होती है बताओ। परसेप्शन क्या होती है? परसेप्शन रेफर टू पर्सन्स व्यू ऑफ रियलिटी। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड अटैचिंग मीनिंग टू द इवेंट हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट। परसेप्शन का मतलब क्या होता है? परसीव करना, मतलब चीज़ों को, जो होने वाली चीज़ें हैं उनको यानी कि रेफर कर रहा है। परसेप्शन रेफर टू द पर्सन्स व्यू ऑफ रियलिटी। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड अटैचिंग मीनिंग टू द इवेंट हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट। जो घटनाएं घट रही हैं उसका मतलब समझना, सेट करना, ऑर्गेनाइज करना, उनको मीनिंग देना कि आसपास घटनाएं घट रही हैं, उनको मीनिंग देना क्या कहलाता है? परसेप्शन कहलाता है। ठीक है ना। परसेप्शन इज द प्रोसेस बाय विच पीपल ऑर्गेनाइज, इंटरप्रेट एंड एक्सपीरियंस आइडियाज एंड यूज स्टिमुलस मटेरियल इन द एनवायरनमेंट। परसेप्शन इज द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट देयर सेंसरी इंप्रेशंस। वो अपने सेंसरी इंप्रेशन देते हैं कि हाँ भी आसपास हुआ, तो ये क्यों हुआ, क्यों आया था ये बंदा मेरे पास, रिसीव कर रहा हूँ मैं, आइडिया ले रहा हूँ, यार क्या क्या कारण हो सकता है, ये बंदे ने ऐसा बोला तो क्यों बोला। इसको परसेप्शन बोलते हैं। आसपास होने वाली घटनाओं को जज करना, उनका मीनिंग निकालना, उनको मीनिंग देना, यार क्यों हुए दंगे, क्यों हुए, क्या कारण हो सकते हैं, परसेप्शंस। इसको क्या बोलते हैं? परसेप्शन बोलते हैं। तो फीचर क्या है परसेप्शन के? इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, दिमागी प्रोसेस है, सोचते हैं इसके अंदर। और ये साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, हर बंदे की अपनी साइकोलॉजी हो सकती है। और ये सब्जेक्टिव प्रोसेस है, हर बंदे की सोच अलग हो सकती है। भाई एक ने चलती ट्रेन से बच्चा फेंक दिया, शोर मच गया ट्रेन के अंदर, सवेरे बात को लोगों ने बिना सोचे समझे मारना शुरू कर दिया। लोगों ने मान लिया कि इसने फेंका ही होगा। अब कई बंदे बात कर रहे हैं, उनकी परसेप्शन अलग है। कहते हैं नहीं भाई गलत लग रहा है मेरे को, तो मेरे को लगता है ऐसे हवा उड़ा दी है, इसको ऐसे पीट रहे हैं। और थोड़ी देर में बच्चा भी उठा के ले आए, कह रहे ये बच्चा फेंका था, उसको ग्रोथ तक नहीं आई हुई। तो वो कह रहे देखो ये तो नकली लग रहा है मेरे को, कह रहा किसी का बच्चा उठा लाए हैं, इसको पिटवा दिया ऐसे ही। अब देखो हर बंदा अलग अलग सोच रहा है, इसको कहते हैं सब्जेक्टिव जजमेंट। हर बंदे की सब्जेक्टिव परसेप्शन अलग है, हर बंदा अलग सोचता है। तो परसेप्शन साइकोलॉजिकल है, इंटेलेक्चुअल है और सब्जेक्टिव है। ठीक है ना। परसेप्शन मतलब क्या होता है? आसपास होने वाली घटनाओं को मीनिंग देना, तो सब्जेक्टिव बोलते हैं इसको। तो सेंसेशन महसूस करना होता है, जबकि परसेप्शन क्या होता है? उसको मीनिंग देना होता है। ठीक है। परसेप्शन एंड सेंसेशन में देखो क्या फ़र्क है। सेंसेशन थोड़ा सिंपल प्रोसेस है, परसेप्शन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्यों टाइम लगता है उसमें मीनिंग देने में। अब कोई बंदा आपसे बात कर रहा है, बड़े दिनों से पहले बोलता नहीं था, अचानक ही आपसे अच्छा बोल रहा है, अच्छा बर्ताव कर रहा है, आप उसका मीनिंग सोच रहे हो आपकी क्यों कर रहा है सब, है समझ। तो परसेप्शन है। सेंसेशन ओनली मेक ए पर्सन अवेयर ऑफ स्टिमुलस। सेंसेशन से ना हमें पता लग जाता है कि यार कुछ ना कुछ आसपास है, फीलिंग हो जाती है हमें। और परसेप्शन मीनिंग देता है उसको। सिर्फ सेंसरी ऑर्गन काम करते हैं, परसेप्शन में हमारा दिमाग भी काम करता है, पूरी बॉडी एक्टिव हो जाती है। सेंसेशन पार्ट ऑफ द परसेप्शन ही है, लेकिन परसेप्शन सेंसेशन नहीं है। परसेप्शन वाइडर है। ठीक है ना। सेंसेशन हुई यार, कोई कान में सुसराहट हुई है, क्या हुआ, क्यों हुआ, अब हम सोचने लग जाएंगे। अब वो यानी कि मीनिंग देंगे, यार एक मच्छर आ गया था जो कान में गूं कर रहा था, ठीक है ना, उसकी वजह से। तो ये परसेप्शन हमने मीनिंग दे दिया उसको। तो राइट नोट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ परसेप्शन इन ऑर्गेनाइजेशन। मैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कर रहा हूँ, तो उसमें परसेप्शन का क्या रोल है। भाई किसको एम्प्लॉयमेंट देनी है, अगर मैंने किसी बंदे को रोज़गार देना है, तो जब बंदा इंटरव्यू के जाता है तो हम क्या करते हैं? परसेप्शन देते हैं ना उसके बिहेवियर को, कि बंदा कैसा बिहेवियर कर रहा है, कैसी बात कर रहा है। तो एकदम परसीव कर देते हैं इंटरव्यू देने वाले कि यार ये बंदा सही हमारा काम करेगा, इसको रखो। और एक और होता है, उसको कहते हैं ये तो बंदा यार बड़ा बदतमीज़ है। ये यानी कि जो सेकंड क्वेश्चन है देखो छठे चैप्टर का। एम्प्लॉयमेंट देते वक्त परसेप्शन बहुत ज़्यादा काम आती है। परफॉर्मेंस अप्रेजल करनी है, वर्करों की परफॉर्मेंस नापनी है, ठीक है, वर्करों को मोटिवेट करना है, तब बड़ी परसेप्शन काम आती है। हम पहचान लेते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत है। वो क्या इसका फादर बीमार है, कहते क्या बात है भाई, अपने फादर का ध्यान नहीं रखना, तुम्हें काम कर दे भाई, जॉब चली जाएगी तेरी, तो फादर का ध्यान कैसे रखेगा। उसकी ज़रूरतों के हिसाब से उसको मोटिवेट करेगा काम करने के लिए, क्या समझ।
और उसको पता है इसको कार देनी है अच्छी वाली, इसको बोलेगा हाँ भाई नौकरी करनी है नहीं करनी, फिर कार कैसे भेजेगी तेरे को? अच्छा काम कर, तेरी प्रमोशन करवाता हूँ मैं, चिंता मत कर, तभी तो कार लेगा तू। है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन करना हो तब भी हम परसेप्शन करते हैं, लोगों की नीड्स जानते हैं। जजिंग लॉयल्टी, अगर हमने ये जानना हो कि कौन सा बंदा हमारे प्रति वफादार है, कौन सा डिसलॉयल है, वफादार नहीं है, तब भी परसेप्शन काम आती है। दूसरे के बिहेवियर को जज करते हैं हम, उसकी बातों को जज करते हैं, पता लगा लेते हैं ये बंदा जेन्युइन है मेरे प्रति, लॉयल है, और ये बंदा बड़ा बदमाश लग रहा है, सही नहीं लग रहा है, ये डिसलॉयल है मेरे प्रति। तो हर जगह देखो परसेप्शन काम आती है। परसेप्शन का मतलब आसपास होने वाली घटनाओं को मीनिंग देना, ठीक है। और यानी कि देखो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में परसेप्शन का बहुत बड़ा रोल है। कौन से फैक्टर हैं जो परसेप्शन को अफेक्ट करते हैं? नीड एंड मोटिव्स। ये पेज नंबर 49 में देखो कौन से फैक्टर हैं जो परसेप्शन को क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। पहला है नीड एंड मोटिव्स। पीपल विद डिफरेंट नीड यूजली एक्सपीरियंस डिफरेंट स्टिमुलस। हर बंदे की ज़रूरत अलग है, वो हर बंदा यानी कि अलग तरीके से मोटिव हो रहा है, परसेप्शन दे रहा है समझ। अब जिसकी शादी नहीं हो रही उसको हर लड़की ऐसे लग रही है कि वो उससे शादी करने आ रही है, जैसे वो कौन से पोपट दाल। भाई नीड एंड मोटिव्स के हिसाब से हर बंदे की परसेप्शन है, ठीक है ना। सावन के अंधे को कहता है हर चीज़ हरी दिखती है। जिसने सावन में अंधा हुआ था, सावन हरा रंग ही देख रखा है, तो अब उसके दिमाग में हरे रंग की कल्पना रह गई है बस, वो हर चीज़ को हरे रंग की कल्पना ही करेगा वो, है ना। तो ऐसे नीड एंड मोटिव्स होते हैं। वो दूध का ज़्यादा छाछ भी फूक फूक के पीता है, अब जिसको दूध ने जला दिया हो उसको लग रहा है छाछ भी गर्म है। परसेप्शन देखो बंदे की नीड और यानी कि साइकोलॉजी पर डिपेंड करती है, और हर बंदे की सेल्फ कंसेप्ट है, हर बंदे की अपनी कंसेप्ट होती हैं चीज़ों की, और उसी हिसाब से बात करता है, सोचता है। वो बिलीफ होते हैं, हर बंदे के अपने सोच समझने के तरीके होते हैं, विश्वास होते हैं जिनको वो बनाए रखता है, कोग्निटिव कंसिस्टेंसी होती है। और हर कहते हैं ना जैसी रही भावना जिसकी प्रभु मूरत देखी उसने वैसी। तो जिसकी भावना जैसी होती है ना, प्रभु की मूरत उसको वैसी ही दिखती है समझ। जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि, ठीक है ना भाई, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। मतलब जैसी दृष्टि होती है ना हमारी, विज़न जैसे होते हैं, बिलीफ जैसे होते हैं, सेल्फ कंसेप्ट जैसी होती है, वैसी दुनिया दिखती है। हम बुरे तो हमें दुनिया ही बुरी नज़र आती है, हम अच्छे हैं हमें सामने वाला भी अच्छा नज़र आता है कि यार ये भी अच्छा ही होगा, इतना बुरा नहीं करेगा किसी के साथ। उन्हें हमें पता है ना हम किसी का इतना बुरा नहीं करने वाले, तो हमें सामने वाले लगता है कि यार इतना बुरा नहीं करेगा मेरे साथ। तो जैसी बंदे की बिलीव होती है, एक्सपीरियंस होते हैं। जैसे अब आपके साथ सारे कड़वे एक्सपीरियंस हो गए तो आप किसी के ऊपर विश्वास नहीं करोगे, ठीक है ना। एक्सपेक्टेशन भी होती हैं आपकी, जैसी एक्सपेक्टेशन होती है ना, उम्मीदें होती हैं, उसी हिसाब से चीज़ों को देखते हो आप। जैसे आपको प्यास लगी है, उम्मीद है पानी मिलने की उम्मीद है, आपको पानी नजर आने लग जाएगा हर जगह। मरीचिका क्या होती है? यही तो होती है मरीचिका होती है ना, उसमें यानी कि जो होता है क्या होता है, रेगिस्तान में हिरन को हर जगह पानी नजर आने लग जाता है, प्यासा होता है वो। ऐसे जिस चीज़ की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, वही हमें दूसरों की बातों में, एक्सपेक्टेशन में हम देखते रहते हैं। करंट साइकोलॉजिकल स्टेट्स कैसी है, हमारी मेंटल हालात कैसी है आज अभी। आज मतलब बहुत ही मूड ख़राब है, बहुत ज़्यादा दुनिया में विरक्त हो गए हैं। कई बार क्या होता है विराग पैदा हो जाता है दिमाग में, कई बार दिमाग में क्या हो जाता है विराग पैदा हो गया है, क्या बेकार है सब दुनियादारी सब। अब उस समय कोई आके कोई आपको बात कह दे, अब वो और बुरा लगेगा, उसकी आप बात नहीं समझ पाओगे, आपकी परसेप्शन ही कुछ अलग हो जाएगी, है समझ। लेकिन आप बड़े हाई स्पिरिट्स में हो, आपके बड़े अच्छे एटीट्यूड में, आपसे कोई फिर बात करता है तो आपका परसेप्शन अलग होगा। तो परसेप्शन मेंटल स्टेट पे भी डिपेंड करता है, आपकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो परसेप्शन समझ आते हैं। इमोशन क्या होता है? देखो इमोशन इज सेफ गार्ड, 7वां क्वेश्चन है पेज नंबर 54 पे। एक्सटर्नल इंटरनल जी आगे हो गए, फैक्टर कवर हो गए ना। व्हाट डू मीन बाय द इमोशंस? फैक्टर कवर हो गए ना, मेन बात तो फैक्टर कवर हो गए ना। अच्छा व्हाट डू मीन बाय इमोशंस क्या होती है? क्या होती है इमोशन? ये भी पेपर में आया हुआ है। इमोशन इज सेफ गार्ड ऑफ सर्वाइवल एंड एनरिचमेंट ऑफ द एक्सपीरियंस थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो इमोशनल एक्सप्रेशन परसीव पावरफुल कम्युनिकेशन सिस्टम। इमोशन क्या होते हैं? इज ए सेफ गार्ड ऑफ सर्वाइवल एंड एनरिचमेंट ऑफ द एक्सपीरियंस थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट।
कि अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के दौरान हम क्या करते हैं, अपने आप को सर्वाइव करना चाहते हैं, सेफ गार्ड करना चाहते हैं, एनरिच करना चाहते हैं अपने एक्सपीरियंस को। तो दो तरह की इमोशंस होते हैं। देखो, एक होते हैं पॉजिटिव होते हैं जिसमें एन्जॉयमेंट, हैप्पी, जॉय, रिलीफ, लव, एक्सेप्टेंस, फ्रेंडशिप, सरप्राइज, शॉक होता है, एस्टॉनिशमेंट। ये पॉजिटिव इमोशंस हैं कि हम हैरान हो रहे हैं और हमें हमारे मन में किसी के प्रति प्यार आ रहा है, काइंडनेस, एफिनिटी, डिवोशंस आ रही हैं। और एन्जॉयमेंट में हम प्लेजर में, रिलीफ में, कंटेंट में, ब्लिस में। अच्छा, नेगेटिव इमोशन में क्या होता है, फियर, सैडनेस, एंगर, डिसगस्ट, निराशा हो गई, शेम। नहीं, कईयों को बॉडी शेमिंग होती है ना कि मैं अच्छा नहीं दिखता, मेरा रंग ऐसा है। नहीं, तो ये क्या है, तो बॉडी शेमिंग औरतों को होता है, हीरोइनों को होता है, बूढ़ी हो जाती है, उनको लगता है यार हमें बूढ़ी कहेंगे, है ना, हमें रोल नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ें नेगेटिव इमोशंस हैं। अच्छा, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है? इमोशनल इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू द डैनियल गोलमैन, इमोशनल इंटेलिजेंस refer to the emotional awareness and emotional management skills which provide the ability to balance emotions and reasons so as to maximize long term happiness। भाई इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, स्किल होता है, एबिलिटी कि अपने इमोशंस को हम बैलेंस करते हैं, अपने इमोशंस को क्या रखते हैं, बैलेंस करते हैं और अपनी हैप्पीनेस को बढ़ा के रखते हैं, मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। हम ज़्यादा खुश रहें हम और नेगेटिव इमोशंस ना आए, तो अपने नेगेटिव और पॉजिटिव इमोशंस को क्या करते हैं, बैलेंस करके रखते हैं ना। इसी चीज़ को इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, अपने नेगेटिव और पॉजिटिव इमोशंस को क्या करना, बैलेंस करके चलना। ठीक है ना। अब अगर बैलेंस ना करे तो ज़्यादा खुश हो गए पागलों की तरह, ज़्यादा यानी कि नाराज़ हो गए। अब ज़रा सा सुख आया तो घमंड में आ गए, ज़रा सा दुख आया तो जो उसका क्या हो गया, ज़मीनों पे लेट गए, पड़ गए बिस्तर पे, इतनी टेंशन ले दी। अब ये चीज़ें गलत है ना, दोनों ही गलत हैं कि खुश हुए तो फूल के कुप्पा हो गए, घमंडी हो गए, दुख आया तो बिस्तरों पे लेट गए, हॉस्पिटलों में भर्ती हो गए। अब ये तो गलत है। इमोशनल इंटेलिजेंस जो सी होती है वो होती है जो दोनों चीज़ों को क्या करे, बैलेंस करे, कि खुश में बहुत ज़्यादा खुशी नहीं और दुख में बहुत ज़्यादा दुखी नहीं। ठीक है, कहता है यार लाइफ का पार्ट है, चलेगा। इसको क्या कहते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो होता है ना, जैसे सिग्निफिकेंट इमोशनल इंटेलिजेंस के जनरल हैप्पीनेस, मतलब ना ज़्यादा खुश नहीं होगा, ठीक नहीं रहता है। और रैशनैलिटी इन बिहेवियर, उसके बिहेवियर में रैशनैलिटी दिखेगी, पैसे देख के पागल नहीं होगा, लालच नहीं करेगा चीज़ों की ज़्यादा, अपनी सेहत का ध्यान रखेगा, ये रैशनैलिटी दिखेगी, समझदारी दिखेगी उसकी। जो बंदे इमोशनली कंट्रोल्ड होते हैं ना, जिनका इमोशनली इंटेलिजेंस होती है जिनके पास, वो सुख में बहुत ज़्यादा सुखी नहीं दिखेंगे, घमंड नहीं दिखेंगे, ग्राउंड टू अर्थ दिखेंगे। बहुत पैसा होगा लेकिन डाउन टू अर्थ होंगे, बहुत ज़्यादा घमंडी नहीं होंगे। ठीक है ना। और फुलफिलमेंट ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव जो होता है अपने पूरे करेंगे, समाज का भी काम करेंगे, दूसरों की हेल्प भी करेंगे, है समझ। और इन्हें कि दुखी होंगे तो भी दिखाएंगे नहीं दुखी हैं हम, ठीक है जी सब चल रहा है, भगवान की दया, जो जैसा भगवान करेगा सब ठीक है समझ। तो फुलफिलमेंट, तेरा कीता मीठा लागे, तो भगवान जो करेगा हमारा तो बस में नहीं है। तो जो तेरा कर रहा है, तू जो कर रहा है वही ठीक है, जो मिल गया वही प्रसाद है समझ। तो ये चीज़ें जो उनसे कंटेंटमेंट होगी उनके अंदर, संतुष्टि होगी उनके अंदर। जो इमोशनली इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना वो, यानी कि, और जो बेवकूफ़ होते हैं, इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होते, ज़रा सा पैसा मिल गया, ज़रा सी जॉब लगी, घमंड में आ गए, फिर समझे नहीं कुछ। और ज़रा दुख आ गया तो भाई आ गए, हॉस्पिटल में भर्ती हो गई, इतनी टेंशन हो गई, बर्बादी में पहुंच गए। तो टेक्निक ऑफ मैनेजिंग इमोशनल स्ट्रेस को कैसे मैनेज करोगे आप? इमोशनल स्ट्रेस को मैनेज करने के क्या तरीके हैं? इमोशनल को वर्क पे मैनेज करना है आपने, तो सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए बंदे को, खुद को पता होना चाहिए कि मैं क्या चाहता हूँ। एम्पैथी हो, दूसरों के प्रति ना सहानुभूति हो, दूसरों को समझने की एबिलिटी होती है ना, उसको एम्पैथी बोलते हैं। एम्पैथी मतलब क्या होता है, दूसरों को समझो, दूसरों की ज़रूरतों को भी समझो, उनको भी अधिकार दो कि सामने भी बंदे इंसान बैठे हुए हमारे, उनकी भी ज़रूरतें हैं, सिर्फ अपना ही नहीं देखना। अच्छा, कंट्रोल ऑफ इमोशन, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है, बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना, बहुत ज़्यादा रोना नहीं है। अच्छा, कोऑपरेट करना है, दूसरों के साथ कोऑपरेट करके ना हमेशा खुशी मिलती है। दूसरों के साथ घमंड में रह कर एटीट्यूड दिखा कर ज़्यादा खुशी नहीं मिलती है, ज़्यादा देर तक बंदा खुश नहीं रह सकता। हाँ, दूसरों की मदद करके बंदा सारा दिन खुश रह सकता है। अच्छा, रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट्स, हमें दूसरों के साथ ना जल्दी जल्दी कन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व कर लेने चाहिए,
झगड़े ज़्यादा देर तक नहीं करने चाहिए, झगड़े हमें परेशान करते हैं। और एंगर के साथ हमें कॉप अप करके रखना चाहिए। भाई गुस्से पे मैनेजमेंट करना है आपको, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि गुस्से में बंदा ना अपनी वजह नुकसान कर देता है, ठीक है ना। अच्छा, डिसीजन मेकिंग क्या होता है बताना। डिसीजन मेकिंग इज ए चॉइस वेयर ए पर्सन फॉर्म ए कंक्लूजन अबाउट द सिचुएशन एंड इट रिप्रेजेंट ए कोर्स ऑफ बिहेवियर और एक्शन अबाउट व्हाट मस्ट बी डन और व्हाट मस्ट नॉट बी डन। तो देखो ना, एक सिचुएशन में हम डिसीजन देते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, इसी को डिसीजन मेकिंग कहते हैं। और क्या डिसीजन मेकिंग क्या होती है? डिसीजन मेकिंग होती है एक सिचुएशन में हम चॉइस करते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। तो डिसीजन मेकिंग इज ए ब्लेंड ऑफ थिंकिंग, डिसाइडिंग एंड एक्टिंग। थिंकिंग, डिसाइडिंग एंड एक्टिंग। थिंकिंग करना, डिसाइड करना और एक्शन में आ जाना। सेलेक्टिंग बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया फ्रॉम 2 और मोर पॉसिबल अल्टरनेटिव। मतलब हमारे बड़े सारे अल्टरनेटिव हैं, उसमें से बेस्ट अल्टरनेटिव को चुनना ही क्या है? डिसीजन मेकिंग है। अब डिसीजन मेकिंग नहीं है कि बड़े सारे फ़ोन हैं, आपको ये डिसाइड करना है कौन सा फ़ोन लेना है, ये डिसीजन मेकिंग है, ठीक है ना। तो डिसीजन मेकिंग की क्राइटेरिया क्या है कि गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? डिसीजन देते हैं। इवेल्यूएटिंग अवेलेबल अल्टरनेटिव, हम क्या करते हैं? बड़े सारे अवेलेबल अल्टरनेटिव्स को क्या करते हैं? इवेल्यूएट करते हैं। मेंटल प्रोसेस है ये, और रैशनल बिहेवियर है, जिसमें हम क्या करते हैं? बड़े अच्छे डिसीजन लेकर अपने आगे फैसले लेके और किसी चीज़ के प्रति कमिटेड हो जाते हैं कि हमने यही करना है। और डिसीजन मेकिंग परवेसिव है, हर बंदे को जीवन में डिसीजन देने पड़ते हैं। और सिचुएशनल है, सिचुएशन के हिसाब से हम क्या करते हैं? डिसीजन देते हैं। और कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो क्या करना है बताना। डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस क्या है? पहले प्रॉब्लम को समझो कि प्रॉब्लम आई क्या है, प्रॉब्लम आई क्या है। दूसरा, बड़े सारे अल्टरनेटिव ढूंढो, फिर बेस्ट अल्टरनेटिव सेलेक्ट कर लो, और उसके बाद टेकिंग एक्शन, एक्शन शुरू कर दो और फॉलोअप करो कि जो आपने सोचा था वो हो रहा है नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, और अगर गलत डिसीजन लिया है तो अपने डिसीजन को बदलो टाइम पे। तो ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में क्या है? पता लगाओ कि प्रॉब्लम है क्या, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अल्टरनेटिव क्या है, फिर उन अल्टरनेटिव को इवेल्यूएट करो, पता लगाओ कि कौन से क्या कमियां क्या पेशियाँ हैं। उसके बाद यानी कि जो सा क्या पता लगाओ कि बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा है, उसको सिलेक्ट कर लो, एक्शन में आ जाओ और एक्शन को भी फॉलोअप करो। और अगर आपको लगता है कि आपने डिसीजन गलत लिया है तो रिवाइज़ करो अपने डिसीजन को, ठीक है। अच्छा, कम्युनिकेशन कितने तरह की होती है? कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन मीन्स एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट, आइडियाज, ओपिनियन और इमोशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। 2 या 2 से ज़्यादा बंदों के बीच में जब क्या होता है? आइडियाज़ कम्युनिकेट होते हैं ना। 2 या 2 से ज़्यादा बंदों के बीच में जब आइडिया कम्युनिकेट होते हैं तो उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन को तो कहता है ट्रांसफरिंग अ मैसेज, आइडियाज़, फैक्ट्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज़ नोन एज कम्युनिकेशन। कि एक बंदे से दूसरे बंदे तक अपने आइडियाज़, फैक्ट्स पहुँचाना कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन क्या है? ऑल मैनेजरल फंक्शन के लिए चाहिए, परवेसिव है, हर जगह कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। 2 वे प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार करना पड़ता है। 2 वे, मैं किसी से कम्युनिकेट करूँगा तो वो मेरे को फीडबैक भी देगा, ठीक है। तो कम्युनिकेशन 2 तरह का होता है। जो कम्युनिकेशन के जो प्रोसेस हैं, कम्युनिकेशन जो है परवेसिव है, हर जगह मौजूद है, हर जगह बंदे को कम्युनिकेशन ज़रूरत है, बिना कम्युनिकेशन कोई काम नहीं है। तो कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है? एक सेंटर होता है, भेजने वाला बंदा होता है, ठीक है। वो क्या करता है? मैसेज डिफाइन करता है कि उसने भेजना क्या, क्या मैसेज देना है, उसकी एनकोडिंग करता है, शब्द बनाता है, सेंटेंस बनाता है, फिर इसको क्या कर देता है? भेज देता है। मीडियम सेलेक्ट करता है, फ़ोन करना है, चिट्ठी लिखनी है, इंटरनेट पे ईमेल भेजनी है। फिर यानी कि रिसीवर क्या करता है? उसको रिसीव करता है, वो डिकोडिंग कर देता है, उसका मतलब समझता है, फिर फीडबैक देता है। तो ये 7 स्टेप हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में कि एक सेंडर है, वो मैसेज डिसाइड करता है, उसकी एनकोडिंग करता है, मीडियम डिसाइड करता है कैसे भेज रहे हैं, फिर मीडियम से संदेश भेज देता है, सामने वाला बंदा उसको रिसीव करता है, डिकोडिंग करता है, मतलब समझ के फीडबैक देता है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है बताओ? बिना कम्युनिकेशन काम चलता है बताओ? कोई भी काम बिना कम्युनिकेशन चल सकता है। कम्युनिकेशन कलेक्शन ऑफ फैक्ट है, बहुत ज़रूरी है प्लानिंग करने के लिए। इफेक्टिव डायरेक्शन देना कर्मचारियों को बहुत ज़रूरी है, उनको एक्शन में लाने के लिए। अगर उनको कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो काम ही नहीं कर पाएंगे। इट इज़ क्वाइट एसेंशियल फॉर द ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल है। मैनेजरियल एफिशिएंसी के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। कंपनी का काम स्मूथली चलाने के लिए कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। तो 2 तरह की कम्युनिकेशन होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल कम्युनिकेशन कौन सी होती है? फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है जो ऑफिशियल टॉक्स होती है ना, कंपनी के अंदर जो ऑफिशियल टॉक्स होती हैं, बातचीत होती है, उसको फॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं।
तो चैनल ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन प्रोवाइडेड इन द ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में होता है, जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ना क्या होती है, कोई भी किससे बात कर देता है, फ्रेंडली टॉक्स को बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जो दोस्ती यारी में बातचीत होती है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। और यानी कि जो होता है क्या, ग्रेप वाइन बोलते हैं, मतलब अंगूर ज़्यादा बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। कहाँ से शुरू हुई कहाँ खत्म हुई पता नहीं है। अंगूर की बेल होती है ना, वो अगड़ बगड़ बढ़ती है, कहीं भी बढ़ जाती है, टहनियाँ कहीं भी निकल जाती हैं, उसका कोई पता नहीं लगता कहाँ से शुरू हो रही है कहाँ ख़त्म हो रही है, ऐसे समझ। तो इससे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ग्रेप वाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये आ सकते हैं इस नाम से, ग्रेप वाइन के नाम से। तो ग्रेप वाइन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है जिसका ना सोर्स पता है ना एंड पता है, गप्पे कहाँ से शुरू हुई कहाँ पहुँची कुछ पता नहीं है, ठीक है। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है, फिशर टॉक्स होती है, इसमें अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। यहाँ तो बस लाइक डिसलाइक होते हैं, लीडरशिप होती है, ये रिटर्न होती है फॉर्मल कम्युनिकेशन, जबकि ये क्या होती है, ओरल होती है। ये फॉर्मल कम्युनिकेशन धीरे धीरे चलती है, जबकि क्या होता है, ये यानी कि जो होता है क्वाइट फास्ट होती है। सेंटर ऑफ द मैसेज इज नोन, यहाँ पर फॉर्मल कम्युनिकेशन में सेंटर पता होता है कौन है, जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कौन किसको क्या बात कह रहा है, गप्पे पता ही नहीं कहाँ से आई थी कहाँ चलेगी। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना मुश्किल होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में, जबकि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है, इन पर्सनल होती है और इनफॉर्मल पर्सनल होती है, ठीक है। तो ये यानी कि जो से देखो यहाँ तक हमने पढ़ दिया आज। तो ये सारा यानी कि मोटा मोटा मैंने आपको बताया है, आज यहाँ तक पढ़ना, फिर मैं एक वीडियो और शेयर करूँगा, उसमें सारे चैप्टर पढ़ा दूँगा, ठीक है ना। तो ये सारा मैंने वीडियो में बता दिया है, सारे बच्चे इसको लाइक भी करना, शेयर भी करना। थैंक यू वेरी मच।